कहानी की शुरुआत में हम योनसू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर वाले अपार्टमेंट से हमेशा ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुकी थी। तभी उसके कमरे में उसकी माँ आती है और कहती हैं, तुमने अपने हिस्से का बिल भी नहीं भरा है, ये सारी चीज़ें छोड़ो और अपने लिए एक अच्छा सा नौकरी ढूंढ लो। वो फिर वहाँ से चली जाती हैं। तभी योनसू के फ़ोन पे एक ईमेल आता है, पर वो पढ़ नहीं पाती क्योंकि ऊपर से वही शोर आने लगता है। वो वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है। जब जा ही रही होती है तब देखती है कि 501 नंबर अपार्टमेंट में किसी ने लिफाफा छोड़ा है। ये वही अपार्टमेंट होता है जिससे अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। योनसू जब रेस्टोरेंट में जाकर पढ़ती है तो उसका फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। तभी उसका दोस्त जीशान वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे भी जानना है तुम्हारे ऊपर वाले अपार्टमेंट में ऐसा क्या है जो इतना अजीब आवाज़ें आती है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक लेखक होता तो मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी होती। रात को हम देखते हैं कि योनसू एक मूवी देख रही होती है। तभी उसको फिर से ऊपर से वही आवाज़ आती है। जब वो ऊपर देखती है तो सीलिंग पे कुछ पानी के बूंदे होती हैं। ये देख के वो थोड़ी हैरान होती है। फिर अगले दिन वो क्लास में बैठी रहती है। तभी टीचर कहती है सभी को एक निबंध लिखना है जिसका टॉपिक होगा हमारे आसपास के वातावरण, और जो इसको जीतेगा उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तभी कुछ देर बाद योनसू की दोस्त मिलने आती है और कहती है क्यों ना तुम अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट के आते हुए शोर के बारे में लिखो, क्या पता तुम ये मेडल जीत जाओ। तभी योनसू को आइडिया अच्छा लगता है और योनसू उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि वो आदमी कहीं जा रहा होता है। योनसू उसका पीछा करती है और देखती है कि वो एक कार के पास गया है, उसमें से कुछ बॉक्स जैसा निकाल रहा है। योनसू उसका पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट के पास जाती है। जब उस बॉक्स में से पानी की बूंदें गिरती है और उसे वो सूंघती है तो उसे नॉर्मल सा लगता है। अगले दिन योनसू उस आदमी के कार के नीचे बैठ जाती है, पर उस आदमी को पता चल जाता है और वो उसे बाहर निकाल कर एक चाटा मारता है बहुत ज़ोर से। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है और उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। कुछ देर पूछताछ करने के बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। योनसू उस आदमी से फिर एक बार माफ़ी मांगती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी योनसू जिसान से कहती है कि मैंने उस कार के अंदर एक खून से सना चाकू देखा था। योनसू जब ये बता रही होती है तो काफ़ी ही घबरा गई होती है। तभी जिसान कहता है कि क्यों ना हम इसके बारे में पता लगाएं। योनसू और जिसान दोनों बैठ के उस आदमी के बारे में पता लगाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो अपार्टमेंट किसी मिस्टर ली के नाम पे ख़रीदा गया है, पर उसमें रह कोई और रहा है। तभी वो दोनों ऊपर अपार्टमेंट के पास जाती हैं और देखते हैं कि पहले से ही कोई दो लड़कियां वहाँ पर आकर गेट खटखटा रही हैं, पर अंदर से कोई नहीं खोलता है। फिर योनसू और जिसान भी जाकर आवाज़ लगाती हैं, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आकर वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर जिसान और योनसू एक रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं। तभी जिसान कहता है क्यों ना हम उसकी कार के नीचे एक ट्रैकर लगा दें, जिसकी वजह से हम उसका पीछा कर सकेंगे। पर देखते हैं कि ट्रैकर बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। वो अपने फ़ोन में ट्रैकर ऐप लोड करके रात को उसके कार के नीचे जाकर योनसू लगा देती है। जब वो लगा रही होती है तो काफ़ी ही डर रही होती है, पर कैसे भी करके वो लगा देती है। अगली सुबह योनसू और जिसान उसकी कार का पीछा करने लगते हैं, पर ट्रैफिक होने की वजह से वो कार उनकी आंखों से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वो कार एक आश्रम के पास जाकर रुका होता है। वो आदमी कुछ लोगों से बात करता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। योनसू जब घर आती है तो देखती है वो आदमी उसके घर पे आया होता है। उसके माता पिता से कह रहा होता है कि आपकी बेटी मेरे कार के आसपास बहुत ज़्यादा घूमने लगी है। योनसू वहाँ से चुपचाप जिसान के घर पे चली जाती है और वो दोनों देखते हैं ट्रैकर ऐप ऑन हो गया है, मतलब वो इंसान कहीं जा रहा है। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं वो एक हॉस्पिटल में गया होता है। वो दोनों जब हॉस्पिटल में देखते हैं तो वो अपनी एक छोटी सी बेटी को खाना खिला रहे होते हैं,
पर उन दोनों को ये देखकर उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है कि वो एक ऐसे इंसान पर शक कर रहे हैं जिसकी बेटी बीमार है। तभी योनसू और जिसान दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी योनसू देखती है कि वो आदमी अपनी बेटी के ऊपर पानी डाल रहा है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है। ये देख के योनसू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे कुछ देर बाद कुछ नर्स आती हैं और उस बच्ची को उठाकर वहाँ से ले जाती हैं और वॉन्सू वहाँ पे खड़ी होकर देखती ही रह जाती है। जब वो दोनों उसका पीछा कर रही होती हैं तो देखती हैं कि वो एक आश्रम में गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के किसी पानी का पूजा कर रहे हैं। वहाँ पे वो आदमी भी बैठा रहता है। योनसू जब देखती है तो वो सोचती है ये लोग पागल तो नहीं हैं। फिर योनसू और अपने घर पे आती है। उसके पापा कहते हैं तुम उस आदमी के कार के पीछे क्या कर रही होती हो। तभी योनसू कहते हैं कि मैं एक नॉवल लिख रही हूँ जिसके कारण मुझे उसके कार के पीछे घूमना पड़ता है। तभी उसके पापा कहते हैं ये सब छोड़ो और अपने लिए अच्छा सा नौकरी ढूंढ लो। बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनने के बाद योनसू अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है। तभी उसे फिर से वही ऊपर से आवाज़ आने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुकी थी उस आवाज़ की वजह से। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर उस आदमी ने ना किसी इंसान को बंदी बनाकर रख रखा होता है। वो इंसान हर रोज़ अपना सर पीटता है जिसकी वजह से योनसू को वो आवाज़ें आती है। कुछ देर बाद योनसू के घर पे वही आदमी आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, अब ऊपर से वो आवाज़ें नहीं आएगी और तुम इसका पीछा करना छोड़ दो क्योंकि इस आवाज़ के कारण बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये सुनकर योनसू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने रूम में आ जाती है और वो सोचती है ऐसी क्या बात है इतनी लोगों की मौत हो रही है। योनसू जब अपने क्लास में बैठी रहती है तभी देखती है एक लड़का वहीं पे सो रहा होता है और वो अचानक से सीट पे गिर जाता है। ये आवाज़ सुनकर योनसू अचानक से शॉक हो जाती है क्योंकि ये वैसा ही आवाज़ होता है जो उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट से आती है। योनसू उस इंसान का पीछा करते करते उस आश्रम तक पहुंच जाती है और जाके कहती है कि मैं मिस्टर ली की बहुत पुरानी दोस्त हूँ, मुझे जानना है कि इस आश्रम में ऐसा क्या है। तभी वो स्टाफ बोलती है कि इस आश्रम में हम पानी का पूजा करते हैं, जो भी कष्ट होता है दुख होता है वो दूर हो जाता है। हम वहीं पे उस आदमी को भी देखते हैं। तभी योनसू जब कमरे में जाती है वो देखती हैं कि बहुत सारे लोग पानी का पूजा कर रहे हैं और बहुत ही अजीब ढंग से लेटे भी हुए हैं। एक औरत के ऊपर वो एक आदमी पानी डाल रहा होता है और वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहे होते हैं। योनसू देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे पानी रखे हुए होते हैं और वो आदमी भी वहीं पे खड़ा होकर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। योनसू सोचती है ऐसा क्या है जो ये सब पानी का पूजा कर रहे हैं। तभी योनसू बाहर आती है और जिसान को वहाँ पे सब कुछ बताती है वहाँ पे आखिर हुआ क्या था। जिसान भी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और ये गुच्छा और ही ज़्यादा उलझता जाता है। योनसू जाकर उसके कार के नीचे फिर से वही ट्रैकर लगा देती है और अगले दिन से वो दोनों फिर उसके कार का पीछा करने लगते हैं। पर इस बार उस आदमी को पता चल चुका होता है पर वो ट्रैकर को नहीं निकालता है और वो जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो किसी झील के पास बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा होता है। पर वो दिन ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि वो बहुत सारे मछलियाँ उसके पास आ रही होती हैं और वो पकड़ के उन्हें छोड़ देता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि ऐसा आप कौन सा दवाई यूज़ कर रहे हैं जो आपके पास इतने सारे मछलियाँ आ रही हैं। पर वो उस आदमी को कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से फिर वो आदमी चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो इंसान के कटे हुए उंगलियों को उस पानी के अंदर डाल रहा है ताकि मछलियाँ वो फंस सके। फिर जिसान उस आदमी का पीछा करने लगता है पर वो आदमी उसे पकड़ के जिसान को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर हम देखते हैं कि योनसू पुलिस वाले को फ़ोन कर देती है और वो दोनों पुलिस वाले उसके घर के बाहर जाकर गेट खटखटाते हैं पर कोई नहीं खोलता है। तो पुलिस वाले उल्टा योनसू को ही समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। योनसू ने ठान लिया था वो पता लगा के रहेगी। वो फिर खिड़की की मदद से उस
के दूसरे वाले अपार्टमेंट में जाने लगती है। जब वो जाकर देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ की सिल्ली के नीचे 2 आदमियों को मारकर रखा गया होता है। ये देखकर योंसू बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है और वहाँ पे वो आदमी भी देखते हैं, पर वो आदमी मरा नहीं होता है, वो बस बेहोश होता है। कुछ देर बाद वहीं पे वो आदमी भी आ ही जाता है और वो फिर हमें बताता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। उसकी बेटी बीमार थी, पर उसको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसने इस आश्रम के बारे में सुना। कुछ दिन बाद जब वो उस आश्रम के मालिक को यानी मिस्टर ली को उसके घर पे छोड़ने आता है, तो मिस्टर ली कहता है कि सब कितने बेवकूफ़ है जो इस पानी वाले प्रक्रिया पर भरोसा करते। ऐसा भला हुआ है कि पानी की मदद से कोई जी सके। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर ली नशे के हालत में सब कुछ बता देते हैं। उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पास वो आखिरी ऑप्शन था अपनी बेटी को बचाने के लिए, और वही आदमी रोज़ अपना सर पटक पटक के आवाज़ें करता रहता था। तभी तभी वो आदमी जाकर युनसू को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। उसका हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो योंसू के ऊपर वही ही पानी डालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर योंसू कहते, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके अपनी बेटी का जान बचा लोगे और अपनी बेटी को क्या बोलोगे कि तुमने 2 आदमी को मारकर अपनी बेटी की जान बचाई है। ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने लगता है। योंसू जैसे कि उसकी जान निकलने ही वाली होती है, तभी पुलिस आवाज़ सुनकर वहाँ गेट तोड़कर अंदर आ जाती है। अंदर का नज़ारा जब वो पुलिस देखती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बंदूक तान देते हैं उस आदमी के ऊपर, पर वो योंसू को मारने की धमकी देने लगता है। तभी उसमें से एक जो पुलिस वाला होता है, वो उस आदमी के हाथ पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी घायल हो जाता है। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाता है कि योंसू एक रिवर के पास खड़ी होती है और वो कुछ सोच रही होती है, और इस बार शायद उसका सिलेक्शन भी हो गया होता है और योंसू कुछ सोच ही रहती है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है।